आज हम अध्ययन करेंगे जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के। जॉन लॉक के राजनीतिक चिंतन का सबसे मुख्य भाग है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जॉन लॉक ने इंग्लैंड में हुई 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ग्लोरियस रेवोल्यूशन के औचित्य को ठीक ठहराया था और सामाजिक समझौते का सिद्धांत सबसे पहले हॉब्स ने प्रतिपादित किया, परंतु लॉक ने उसे उदारवादी आधार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। लॉक भी हॉब्स के इस विचार से तो सहमत था कि राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम है, दैवीय इच्छा की नहीं। लॉक के सिद्धांत का विवरण हमें उसकी पुस्तक शासन पर 2 निबंध में देखने को मिलता है। लॉक ने इस पुस्तक में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को एक ऐसा प्राणी बनाया है कि उसके अपने निर्णय में ही मनुष्य को अकेला रखना उचित नहीं था, अतः उसने इसे सामाजिक बनाने के लिए आवश्यकता, स्वेच्छा और सुविधा के मजबूत बंधनों से आबद्ध कर दिया तथा समाज में रहने और उसका उपभोग करने के लिए इसे भाषा प्रदान की। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक और शांतिप्रिय प्राणी है। प्राकृतिक अवस्था में जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य समान और स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करता था और मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी नहीं था, एक शांतपूर्ण और संपन्न जीवन जीना चाहता था। अतः प्राकृतिक अवस्था शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण रूप से भ्रातृत्व एवं न्याय की भावना हमें देखने को मिलती है। प्राकृतिक अवस्था को शासित करने के लिए प्राकृतिक कानून बनाया गया था। प्राकृतिक कानून पर शांति और व्यवस्था आधारित होती थी, जिसे मनुष्य अपने विवेक के द्वारा समझने में समर्थ था। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य को ऐसे अधिकार प्राप्त थे जिसे कोई वंचित नहीं कर सकता था। लॉक ने इन तीनों अधिकारों को मानवीय विवेक का परिणाम कहा और ये तीनों अधिकार थे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो कुछ कमियां रह गई थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही समझौता किया गया। यानी प्राकृतिक अवस्था में नियमों का स्पष्ट रूप से अभाव था, उसमें किसी भी तरह की कोई भी निश्चित, प्रकट या सर्वसम्मत विधि नहीं थी, कानून नहीं था जिसके द्वारा उचित या अनुचित का निर्णय हो सके। तो इस अवस्था में लिखित कानून के अभाव में हमेशा कानून की गलत व्याख्या ही की जाती थी। प्राकृतिक कानून का शक्तिशाली व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही प्रयोग करते थे। प्राकृतिक अवस्था में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधीशों का भी अभाव था। इस अवस्था में न्याय का स्वरूप पक्षपातपूर्ण था और पक्षपातपूर्ण तरीके से ही न्याय किया जाता था। कोई तीसरा पक्ष निष्पक्ष नहीं था, यानी हर व्यक्ति अपने आप में ही न्यायाधीश था। तो इस अवस्था में न्याय युक्त निर्णय लागू करने के लिए कार्यपालिका का भी अभाव हमें देखने को मिलता था, इसलिए निर्णयों का उपयुक्त रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। अतः प्राकृतिक अवस्था में पाई जाने वाली असुविधाओं और कठिनाइयों से बचने के लिए मनुष्यों ने एक समझौता किया। तो लॉक कहता है कि समझौते का स्वरूप सामाजिक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति ने संपूर्ण समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ सर्वसम्मति से एक समझौता किया और लॉक का ये सामाजिक समझौता 2 बार हुआ। पहले समझौते के द्वारा मनुष्य ने राजनीतिक और नागरिक समाज की स्थापना की। इससे मनुष्य ने अपनी प्राकृतिक अवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इस प्रकार मनुष्य ने इस समझौते के द्वारा जीवन,
स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अपने प्राकृतिक अधिकारों तथा कानून को मानव ने सदैव के लिए सुरक्षित कर दिया और दूसरे समझौते के द्वारा जन सहमति से शासन को नियुक्त किया। यानी शासक नागरिक समाज के अभिकर्ता के रूप में, एक एजेंट के रूप में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत ही कानून की व्याख्या एवं उसे लागू करता है। लॉक कहता है कि सामाजिक समझौते की प्रक्रिया के अंतर्गत राजनीतिक समाज है, जिसका निर्माण इस प्रकार हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के साथ संगठन तथा समुदाय के निर्माण हेतु समझौता करता है और जिस उद्देश्य के लिए समझौता किया जाता है वह सामान्य संपत्ति की सुरक्षा है, जिसका अर्थ है जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षा करना। इस समझौते के आधार पर मनुष्य अपने सारे अधिकारों को नहीं छोड़ता, लेकिन प्राकृतिक केवल अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए प्राकृतिक कानून की व्याख्या और क्रियान्वयन के अधिकार को ही छोड़ता है। यह अधिकार किसी एक व्यक्ति या समूह को न मिलकर सारे समुदाय को मिलता है। लॉक का यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत निरंकुश राज्य की उत्पत्ति नहीं करता। इससे राजनीतिक समाज को केवल वे अधिकार मिले हैं जो व्यक्ति ने उसे स्वेच्छा से दिए हैं और वह व्यक्ति के उन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो उसे नहीं दिए गए हैं। तो लॉक के समझौते के अनुसार, जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा कि दो समझौते हुए, पहले समझौता जनता के बीच तथा दूसरा जनता और शासक के बीच। संप्रभु पहले में शामिल नहीं था, इसलिए वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजनीतिक समाज की स्थापना के लिए किया गया दूसरा समझौता सीमित और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है। तो लॉक के सामाजिक समझौते की कुछ महत्ताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ गुण हैं। जैसे लॉक के अनुसार दो बार समझौता हुआ। पहला समझौता नागरिक समाज की स्थापना और दूसरा समझौता राजनीतिक समाज की स्थापना करता है। इसके अलावा यह सामाजिक समझौता सभी व्यक्तियों की स्वीकृति पर आधारित होता है और सहमति इसमें मौन भी हो सकती है और सहमति अति आवश्यक है, क्योंकि राज्य का स्रोत जन इच्छा है। बिना जनता की इच्छा के राज्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह समझौता अखंड है, इररिवोकेबल है। एक बार समझौता हो जाने पर इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसको तोड़ने का मतलब है प्राकृतिक अवस्था में वापस लौट जाना। इसके अलावा इस समझौते के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी इस समझौते को मानने के लिए बाध्य है और आगे आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी समझौते पर मौन स्वीकृति दे देती है। यदि वो अपनी जन्मभूमि त्यागते हैं, कहीं किसी और राज्य में, कहीं किसी और देश में चले जाते हैं, तो वे उत्तराधिकार के लाभों से वंचित हो जाएंगे। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों का तो परित्याग करता है, लेकिन सभी प्राकृतिक अधिकारों का नहीं करता। वह अपना अधिकार समस्त जनसमूह को सौंपता है। यह समझौता जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया है, इसलिए यह सीमित समझौता है। इस समझौते से नागरिक समुदाय का जन्म होता है, सरकार का नहीं। सरकार का निर्माण तो एक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, इसलिए सरकार तो बदली जा सकती है, लेकिन इस समझौते को भंग नहीं किया जा सकता। लॉक के अनुसार प्रकृति के कानून की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने वाला शासक स्वयं भी उससे प्रतिबद्ध होता है। जिन शर्तों के आधार पर शासक को नियुक्त किया जाता है, वो शर्तें शासक को मान्य होती हैं, इसलिए शासक सर्वोच्च सत्ता संपन्न नहीं होता, यानी संप्रभु नहीं होता। लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत शासक को जीवन,
स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था के अंत होने के बाद भी, उसके समाप्त होने के बावजूद भी सामाजिक समझौते में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। नागरिक समाज समझौते के द्वारा शासन के दो अंग, विधानसभा और कार्यपालिका, इन दोनों की स्थापना करता है। विधानसभा का कार्य कानूनों का निर्माण करना है, जिनके आधार पर न्यायाधीश निष्पक्ष और न्यायिक निर्णय करते हैं, और कार्यपालिका विधानसभा के कानूनों और न्यायाधीशों के न्यायिक निर्णयों को लागू करती है। अर्थात सामाजिक समझौते का सिद्धांत सीमित रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार करता है। लॉक ने व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था की स्थापना की है और उसे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने वाला साधन भी कहा है। लॉक का यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्राकृतिक कानून का कभी भी अंत नहीं करता। इससे प्राकृतिक कानून के महत्व में वृद्धि होती है। लॉक कहता है कि प्राकृतिक कानून के दायित्वों का समाज में कभी भी अंत नहीं होता। इसलिए लॉक का यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स के समझौते की तरह दासता का बंधन नहीं है, अपितु स्वतंत्रता का एक अधिकार पत्र है। इससे व्यक्ति कुछ खाते नहीं हैं, वरन उनको अपने अधिकारों को लागू करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका अंत करने को प्रयत्न समझौते के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा इस सामाजिक समझौते की तुलना हॉब्स से की गई है। कंपैरिजन विद हॉब्स, यानी हॉब्स और लॉक दोनों समझौतावादी विचारक हैं। दोनों के अनुसार एक ही समझौता होता है। सरकार समझौते की प्रक्रिया में शामिल नहीं होती, ये भी दोनों ही स्वीकार करते हैं। इसके अलावा दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय आधार पर नहीं हुई है, और दोनों के अनुसार समझौता व्यक्तियों में होता है, और दोनों ही सामाजिक समझौते में विश्वास भी करते हैं, और दोनों ही सरकारें समझौते के सिद्धांत में नहीं है। इतना सब कुछ समान होने पर भी दोनों के सिद्धांत में कुछ मौलिक अंतर है। यानी हॉब्स का समझौता कठोर आवश्यकता का फल है, परंतु लॉक का समझौता विवेक का परिणाम है। हॉब्स का समझौता सामान्य स्वभाव का है और लॉक का सीमित तथा विशेष स्वभाव का है। हॉब्स के समझौते के अनुसार व्यक्ति अपना अधिकार किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपते हैं, जबकि लॉक के अनुसार व्यक्ति समुदाय को अपना अधिकार दे देते हैं। हॉब्स के समझौते के परिणामस्वरूप एक निरंकुश, सर्वशक्तिशाली, असीम और अमर्यादित संप्रभु का जन्म होता है, जबकि लॉक के अनुसार एक सीमित, मर्यादित, एक और उदार राज्य का जन्म होता है। हॉब्स का समझौता दार्शनिक विचार है और लॉक का ऐतिहासिक तथ्य है। हॉब्स का सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था व प्राकृतिक कानून दोनों को ही समाप्त कर देता है, जबकि लॉक का समझौता केवल प्राकृतिक अवस्था का अंत करता है, लेकिन प्राकृतिक कानूनों का अंत नहीं करता। हॉब्स का शासक कानून बनाता है, परंतु लॉक का शासक कानून नहीं बनाता, सिर्फ कानूनों का पता लगाता है। लॉक का समझौता स्वतंत्रता का प्रपत्र है, जबकि हॉब्स का समझौता दासता का पट्टा है। हॉब्स का समझौता प्राकृतिक अवस्था के अराजकता को दूर करने के लिए किया गया था, जबकि लॉक का समझौता प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। हॉब्स के अनुसार एक समझौता हुआ, जबकि लॉक ने 2 प्रकार के समझौते किए। तो ये कुछ अंतर हमें हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इसके बाद में हम आते हैं लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचना। लॉक के सामाजिक समझौते की कुछ आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई, यानी लॉक का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसमें हमें अस्पष्टता और अनिश्चितता देखने को मिलती है। लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में आलोचक कहते हैं
कि लॉक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सरकार का निर्माण कब और कैसे हुआ। लॉक के विचारों से ऐसा लगता है कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है, परंतु उसकी व्याख्या से यह स्पष्ट नहीं होता कि सामाजिक समझौते से सरकार की भी स्थापना होती है या नहीं। अतः विचारकों में इस बात पर मतभेद है कि लॉक एक समझौते की बात करता है या दो समझौते की। इसके अलावा लॉक का सामाजिक समझौता अनैतिहासिक है और काल्पनिक है। यानी लॉक ने अपने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य और शासन का जो विवरण दिया है वह पूर्ण रूप से काल्पनिक है। उसके विवरण का ऐतिहासिक तथ्यों से कोई मेल नहीं मिलता। लॉक के मानव स्वभाव का चित्रण एक पक्षीय है। सत्य तो यह है कि मनुष्य कई सद्गुणों तथा दुर्गुणों का मिश्रण है, परंतु लॉक केवल सद्गुणों का ही चित्रण करता है। लॉक के इस कथन में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। लॉक ने राज्य और शासन में अंतर करते हुए व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की स्थापना की है, किंतु आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव शासन से अपरिचित थे। उन्हें पता ही नहीं था कि शासन जैसी भी कोई चीज़ होती है, अतः उनसे राजनीतिक परिपक्वता की उम्मीद नहीं की जा सकती। सामाजिक समझौते में लॉक ने जो मानव की राजनीतिक सूझबूझ दिखाई दी है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय में मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, जिसको भी किसी तरह की कोई भी बुद्धि हमें देखने को नहीं मिलती, जो राजनीति का चिंतन उनमें हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा लॉक का जो सामाजिक समझौता है यह राज्य के पूर्व समझौते की कल्पना करता है, परंतु राज्य की स्थापना के बाद समझौते किए जाते हैं। जब कोई राज्य स्थापित हो जाता है तब उसके बाद ही कोई भी समझौता किया जाता है। राज्य के पूर्व हम किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में विरोधाभास देखने को मिलता है। यानी एक तरफ तो लॉक सर्वसम्मति की बात करता है तो दूसरी ओर बहुमत के शासन का समर्थन करता है। लॉक ने इस स्थिति की कल्पना नहीं की है कि बहुमत भी अत्याचारी हो सकता है, अतः अपनी शक्ति का प्रयोग जनता के अधिकारों के हनन के लिए किया जा सकता है। तो लॉक के सामाजिक समझौते का आधार सहमति को मानता है, परंतु इतिहास में ऐसे कई राज्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है जो बल और शक्ति के आधार पर बने और उसी के आधार पर वो समाप्त हो गए। लॉक ने बार बार मूल समझौता शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया है। लॉक इस बात को भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि मौलिक समझौते के परिणाम स्वरूप वास्तव में जो उत्पन्न होता है वह स्वयं समाज ही है या केवल सरकार है। तो इस तरह से लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचनाएं विभिन्न आलोचकों के द्वारा की गई। यानी अनेक विचारक तो ये कह देते हैं कि लॉक के सामाजिक समझौते में कुछ भी नया नहीं है। ऐसा तो पहले भी दार्शनिक बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन वास्तव में अगर निष्कर्ष रूप में हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि लॉक के समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने इसे सुनिश्चितता प्रदान की है और उसके सामाजिक समझौते का मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना। और उसके आने वाली पीढ़ियों ने उसके इस सिद्धांत को बहुत पसंद किया। लॉक के उदारवादी विचारों ने लॉक को मध्यम वर्गीय क्रांति का सच्चा प्रवक्ता बना दिया था। उसके सिद्धांत ने परवर्ती राजनीतिक चिंतकों को प्रभावित किया। इस प्रकार लॉक एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली राजनीतिक विचारक है।